हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में, यानी कि सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय को अब किस प्रकार की अपीलीय अधिकारिता है, इस पर हम चर्चा करके आ चुके थे। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपील बाय स्पेशल लीव। इट मीन्स विशेष अनुमति से अपील, जिसे हम सामान्य भाषा में SLP भी कहते हैं, पिटिशन ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है आपका आर्टिकल 136 में, अनुच्छेद 136 में। ये बात करता है विशेष अनुमति याचिका की किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 136 के तहत पावर कितनी वाइड है, क्या पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 में दी गई अपनी पावर्स का किस तरह से यूज कर सकता है, किन मामलों में यूज कर सकता है और किन मामलों में नहीं, इस पर अब आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 136 के क्लोज फर्स्ट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट को वाइड पावर्स प्रदान करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपील के संबंध में इतनी विस्तृत शक्ति प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्राधिकार में स्थापित किसी भी न्यायालय, किसी भी अधिकरण, इन सब से संबंधित मामलों के संबंध में अपील की अनुमति दे सकता है, चाहे मामला किसी भी उच्च न्यायालय का हो, चाहे मामला किसी अधीनस्थ न्यायालय का हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की काफी वाइड पावर प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 में। आइए रीड आउट करते हैं। क्लोज फर्स्ट कहता है, अंडर दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद अ स्पेशल पावर, जैसा मैंने भी कहा, इसको स्पेशल और वाइड पावर दे रखी है इस आर्टिकल में, टू ग्रांट स्पेशल लीव, विशेष अनुमति प्रदान करने की पावर, टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, एनी ऑर्डर, एनी डिक्री इन एनी मैटर और एनी कॉज पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पर आर्टिकल 136 का क्लोज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की किस पावर की बात कर रहा है कि वो विशेष अनुमति दे सकता है किसको, भारत के राज्य क्षेत्राधिकार में स्थित कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्राइब्यूनल जिसने कि कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर या डिक्री पास किया हो, जारी किया हो, या जिसके द्वारा कोई ऑर्डर या डिक्री दी गई हो, उसके विरुद्ध अपील दायर करने की, उसके विरुद्ध किसी पक्षकार को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जा सकती है अंडर आर्टिकल 136। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपनी वाइड पावर्स का यूज करते हुए अपने विवेकानुसार भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, डिटर्मिनेशन, दंडादेश, कोई भी, ठीक है ना, या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इस आर्टिकल के तहत बहुत वाइड पावर्स दी गई है, बट ये जो पावर्स है वो कैसी है? डिस्क्रिशनरी पावर है। ये उच्चतम न्यायालय की विवेकीय शक्ति है कि वो अनुमति दे या नहीं दे किसी मामले में, अपील स्वीकृत करे या नहीं करे। स्पेशल पिटिशन लीव की परमिशन अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो वो कैंसिल भी कर सकता है उसे। ठीक है, अच्छा, इसकी जरूरत कहाँ होती है बेटा? कि जहां यह जो आप ऐसे मामलों में जहां विधि की डिमांड होती है, जहां डिमांड होती है कि सुप्रीम कोर्ट, जहां विधि की आवश्यकता होती है, परिस्थितियां जहां पर मांग कर रही है, विधि जहां डिमांड कर रही है कि उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करे, तो उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। लेकिन ये प्रयोग करेगा नहीं है, यह करता है अगर उसे उचित लगता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो जहां पर लॉ डिमांड कर रहा है वो इन मैटर्स को सुनने के लिए अनुमति दे सकता है, उसकी अपील के लिए स्वीकृति वो पक्षकार को दे सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हुई इसकी पावर्स की बात। एक बात और है कि द एग्रीव्ड पार्टी कांट क्लेम स्पेशल लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136 एज अ राइट। कहने का मतलब है कि जो पीड़ित पक्षकार है वो आर्टिकल 136 के तहत SLP के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता, वो ये उसका अधिकार नहीं है। ये क्या है? कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट दे भी सकती है उसको अनुमति या अपील के लिए, या फिर उसकी अनुमति जो है उसको खारिज भी किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? फिर बात करते हैं, ये तो हुई कोर्ट की पावर की क्लोज फर्स्ट की बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 136 का क्लोज 2।
जो इस पावर का एक अपवाद, एकमात्र अपवाद बताता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी अनुमति नहीं दे सकता, वो अपवाद है नथिंग इन क्लोज फर्स्ट शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, डिटर्मिनेशन पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसका ये केवल एक ही अपवाद है जहां पर उच्चतम न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, और वो अपवाद है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सशस्त्र बलों से संबंधित, मतलब आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित किसी विधि के अधीन कोई अगर न्यायालय गठित किया गया है, तो उस न्यायालय के द्वारा, जो भी सशस्त्र बलों के अधीन कोई गठित न्यायालय है जो विधि द्वारा गठित किया गया है, उस आर्म्ड फोर्सेस के कोर्ट या ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, डिटर्मिनेशन के विरुद्ध अपील स्वीकार नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की पावर और सुप्रीम कोर्ट का के बारे में आपको ये एक एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर आर्टिकल 136 का बताया जो इसके क्लोज 2 में है। अब हम लोग कुछ केस लॉज पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1984। बेटा ये ऐसा मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में केवल विधि का न्यायालय ही नहीं बल्कि साम्या का न्यायालय भी बताया गया। कहने का मतलब है जहां पर कोई पीड़ित पक्षकार जिसको सुनना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ मुझे इसकी अपील स्वीकार करनी चाहिए, भले ही जो भी कंसर्न्ड लॉ है उस पक्षकार को ऐसा अधिकार देता है या नहीं, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये न्याय की मांग है, जस्टिस होना चाहिए, तो वो उस व्यक्ति को अनुमति दे सकता है उसकी अपील स्वीकृत करने की। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय को किसी पक्षकार को साम्या के आधार पर अनुतोष प्रदान करने के संबंध में जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया। चाहे जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे वह शक्ति उसको लॉ के अंडर जो भी संबंधित कानून है उस कानून के अंतर्गत वो शक्ति उसको दी गई हो, उस पक्षकार को, या नहीं दी गई हो, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील को स्वीकार कर सकता है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट केवल विधि का न्यायालय ही नहीं है अपितु साम्या का न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मेजर्स स्वर्णलता दास 1993 के मामले की। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि फैटल एक्सीडेंट से संबंधित जो कोई मामला है, घातक दुर्घटना से संबंधित जो मामला है, वहां पर अगर पक्षकार ने उच्च न्यायालय में किसी प्रकार से कोई क्लेम का दावा नहीं करा, किसी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करा, या फिर लिमिटेशन पीरियड के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करी, तो ऐसी आपत्ति या ऐसा क्लेम, ऐसा दावा वो उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जहां पर कोई नया फैक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 136 में नहीं उठा सकते। अगर वो फैक्ट आपने निचली अदालत में या उच्च न्यायालय में नहीं उठाया है तो कोई न्यू फैक्ट आप इंट्रोड्यूस यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे जैसे बात करते हैं दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेस गुजरात राज्य, स्टेट ऑफ गुजरात की। ये मामला हम लास्ट टाइम डिस्कस भी करके आ चुके हैं। ठीक है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि आर्टिकल 136 की पावर्स, वाइड पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की, जिस पर आर्टिकल 132, 133, 134 और 134A का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब उन अनुच्छेदों के अतिरिक्त ये पावर इतनी वाइड पावर है कि उनका कोई इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट की इस पावर पर नहीं होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 136 में क्या पावर है, उसका क्या अपवाद है बेटा, किस प्रकार की ये पावर है, पक्षकार क्या कर सकता है, पक्षकार राइट के रूप में उसका क्लेम नहीं कर सकता, पार्टी को नया फैक्ट या कोई नया इश्यू इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके अलावा इन कुछ केस लॉस को हमने डिस्कस किया। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अपने आंसर में इसको डालना चाहिए। इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 132 to 134 एंड आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 और आर्टिकल 132 से 134 के अंतर्गत क्या डिफरेंस है इन सब में आपस में, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 132 से अगर 134 की अगर हम लोग बात करते हैं और इधर हम बात करेंगे आर्टिकल 136 के बारे में, तो आर्टिकल 132 से 134 में जो शब्दावली का यूज लिया गया है वो लिया गया है हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के विरुद्ध, फाइनल ऑर्डर।
आर्टिकल 132 से 134 में जो सुप्रीम कोर्ट जो अपील का जो सुप्रीम कोर्ट जो अपनी पावर का यूज करेगी वो करेगी केवल उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के विरुद्ध, जबकि आर्टिकल 136 में अंतिम शब्द का जो फाइनल शब्द है, अंतिम शब्द है, उसका कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। कहने का मतलब है अगर कोई टेम्पररी ऑर्डर भी है, मामले के बीच में कोई अस्थायी आदेश भी दिया गया है, तो उस आदेश के खिलाफ भी आप 136 में सुप्रीम कोर्ट 136 का पावर का यूज करते हुए उस आदेश के विरुद्ध भी अपील की इजाजत दे सकता है। क्लियर? फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि केवल हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के विरुद्ध की बात करी गई है। यहाँ पर जो ये आपके तीनों आर्टिकल्स हैं, इनमें केवल और केवल हाई कोर्ट के अंतिम आदेश की बात, मतलब हाई कोर्ट के विरुद्ध ही अपील स्वीकार कर सकता है। उच्च न्यायालय ने अगर किसी मामले में अंतिम आदेश दिया, अंतिम कोई डिक्री जारी करी, ठीक है, या अवधारण करा उसका अंतिम रूप से, तो ही जा सकते हो। जबकि 136 बात करता है एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये केवल हाई कोर्ट की बात करते हैं ये आर्टिकल्स। जबकि 136 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, वो पावर्स का यूज कर सकता है वो किस किस के ऑर्डर से डिक्री के विरुद्ध, वो कर सकता है हाई कोर्ट और एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित स्थापित कोई भी उच्च न्यायालय, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थापित कोई भी उच्च न्यायालय हो, कोई भी कोर्ट हो, निचली अदालत हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, उन सब के आदेशों के विरुद्ध वो अपील स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 136 की पावर इनके कंपैरिजन में ज्यादा वाइड हुई ना, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात की गई है कि ये जो उपरोक्त तीनों अनुच्छेद है, आर्टिकल 132 से लेकर 134, इन अनुच्छेदों के अधीन निर्णय आदि किसी वाद में दिए हुए होने चाहिए, ठीक है ना। तो आर्टिकल यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ जो निर्णय है वो किसी वाद में दिए होने चाहिए, जबकि आर्टिकल 136 में कोई भी वाद भी हो सकता है या कोई ऐसा विवाद हो सकता है जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट अपील स्वीकार करे। और अपील भी कैसे स्वीकार करे बेटा, यहाँ तो हम हाई कोर्ट के से संबंधित वाद होना चाहिए, हाई कोर्ट का कोई वाद हो तो उसको आप अपील कर सकते हो, या कोई मामला हो, ठीक है ना, सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो ये तो ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड हो तो ये सुन सकता है। हाई कोर्ट का कोई भी वाद हो, कोई भी मामला हो, या ये सब उच्चतम न्यायालय सुन सकता है, अपील की अनुमति दे सकता है। लेकिन यहाँ आर्टिकल 136 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर केवल हाई कोर्ट का ही कोई वाद या कोई मामला ही नहीं, अपितु सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की उपेक्षा करते हुए, मतलब बीच में से ऐसा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसी लोअर कोर्ट से उस मामले को अपील के लिए इजाजत दे सकता है। हाई कोर्ट का बीच में कंपलसरी नहीं, हाई कोर्ट की उपेक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसी अधीनस्थ न्यायालय से वो मामला, उस मामले की अपील की अनुमति दे सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले हाई कोर्ट के पास जाएगा मैटर, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो इस तरह से ये हाई कोर्ट वाली जो बाध्यता है यहाँ पर 136 में नहीं है। डायरेक्टली वो क्या कर सकता है, लोअर कोर्ट से अपने मामले के जो अपील है उसकी अनुमति दे सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से ये इनमें जो बेसिकली डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त करते हैं। आज हम अपीलेट जुरिसडिक्शन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बात करेंगे। जब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।